It states that current flowing through conductor is proportional to potential difference applied across the ends of conductor. इनके बिना धन्यवाद नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अधूरी है। हाँ, आगे आने वाले सारे टॉपिक ओम से इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा योगदान था। It states that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अक्रॉस। देखो एक सर्किट डायग्राम बना लें चाहे तो। ये क्या बनाया बेटा? तार यानी कि कंडक्टर। क्या कनेक्ट की इसमें? बैटरी। प्लस और माइनस। यहाँ क्या कनेक्ट कर दिया? स्विच। ठीक है, ऑन करके रखना तुम। यहाँ क्या जोड़ दो? अरे मुझे एक चीज बताओ, क्या मीटर यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं? कहीं पे भी जोड़ो, यहाँ से निकलने वाली पूरी करंट ऐसी कैसी वापिस आएगी? कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस। क्लियर? नहीं रोकेगा, वो अपोज कर रहा है। कौन है पीछे? बैटरी। नहीं करने देंगे वो तो फिर हीटिंग इफेक्ट है। जब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H = I² R। हाँ लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली। पोटेंशियल बैटरी वही प्लास्टिक इंसुलेटर, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो नेचर ने हमें प्रॉपर्टीज दी है कि मेटल ऐसा होता है और इंसुलेटर, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। P बढ़ रहा है तो I बढ़ेगा। R कभी R इन चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा। हम देखेंगे फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? P बढ़ो सीधा क्या बढ़ेगा? I। V बढ़ो सीधा क्या बढ़ेगा? अब एक ना एक चीज, मैंने अभी V और I की टेबल बनाई थी, क्या इस तरह से था क्या कुछ? यार V हमेशा नहीं इक्वल नहीं, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया। तुम ऐसा कर लो ना, 2 पे 4, 4 पे 6, 6 पे 8। जैसे जैसे जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा। जैसे V था 2 और I था 10, उसके लिए फिर R चाहिएगा ना। R की वैल्यू कैसे आएगी वही तो बताया। ओम्स लॉ, वही तो फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। V = IR कैसा है? R की वैल्यू 3 में से 2 तो होनी चाहिए ना। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, मैंने ये टेबल ली थी। अरे बेटा मैंने यहाँ पहले ही लिखा था फॉर एग्जांपल। ये बस ये समझाने के लिए कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे वो बढ़ रहा है। सुनना, इनके कितने केस लिए हमने? 4 5। एक बार इन सबका रेशियो निकालना, सबका अलग अलग। 2/2 1, 4/4 1, 6/6 1, 8/8। सबका 1 है। सुनना, सबका 1 है। तो उन्होंने एक सबसे पहले तो V अपनी वैल्यू लिखी, फिर उसके अकॉर्डिंग अमीटर में क्या लिखे उन्होंने? करंट कैसे रीडिंग्स बढ़ रही है। फिर इन सबका क्या निकाला? रेशियो। इन सबका क्या निकाला? रेशियो। अब देखना, ये बना लिया डायग्राम, बता दूं? कांस्टेंट चेंज हो रही है। कांस्टेंट मतलब ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती हो, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती है। तो जब उसने हर केस में V और I की वैल्यू को डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड किया 1 आया, यहाँ डिवाइड किया 1 आया, यहाँ डिवाइड किया 1 आया, तो क्या एक वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी? फिर अब अगला पॉइंट, it states that current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference applied। जैसे जैसे V बढ़ाऊंगा क्या वैसे वैसे करंट बढ़ेगी। क्या ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है? क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो क्या कांस्टेंट आता है? मैंने कांस्टेंट मान लिया x, मान लिया xi। मैंने क्या मान लिया? कांस्टेंट xi। इसको इधर भेजना, क्या ये V/I बना? क्या ये कांस्टेंट है? तो उसने यही तो किया कि V और I की वैल्यूज को निकाल के देखा, और यहाँ जो वैल्यू आ रही थी वो उस कंडक्टर के लिए फिक्स थी। उसने वायर चेंज नहीं किया, केवल किसको चेंज कर रहा था बार बार? बैटरी को। और बैटरी को चेंज करने की वजह से बार बार क्या चेंज हो रही थी? करंट, पोटेंशियल चेंज हो रहा था और करंट चेंज हो रही थी। तो जब उसने रेशियो निकाला तो उसने कहा इनके रेशियो की वैल्यू हर बार सेम क्यों आ रही? क्यों? क्योंकि V किसके प्रोपोर्शनल था? I के। ये जो वैल्यू आ रही थी बार बार, ये वैल्यू बराबर थी उस कंडक्टर के किसके? रेजिस्टेंस की। वापिस सुनना, ये जो वैल्यू आ रही थी जब जब उसने V को I से डिवाइड किया, क्या सेम वैल्यू आ रही थी? सेम वैल्यू आ रही थी। और उसने देखा कि ये जो वैल्यू है, ये उसने जो कंडक्टर जो तार लिया उसके किसके बराबर थी? R के।
उस तार के आर के बराबर थी, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर थी ये वैल्यू। क्लियर? क्या ये वही कांस्टेंट है जो यहाँ आ रहा है? तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समझ में आया हुआ कैसे कि जैसे जैसे उसने पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे बढ़ी करंट। उसने 5 बार नई नई बैटरी लगाई और 5 बार उसने करंट की रीडिंग नोट की और उन 5 बार उनका क्या लिया, रेशियो। जब रेशियो लिया तो वैल्यू चेंज नहीं, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही थी? उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर आ रही थी? उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ देखो, क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के? तो यहाँ से जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए, कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट मैंने पहले क्या लगाया था? X। क्या ये X बन रहा था? R 1 इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, V बाई I कांस्टेंट। देखो ना, V बाई I कांस्टेंट है 1 पर्टिकुलर। हर हर तार का R है, पर सबका अलग अलग, कम है या ज्यादा, पर R सबका है। तो उसने वायर चेंज किया है, बैटरी पोटेंशियल बढ़ा रहा है, तो यहाँ मैंने कांस्टेंट क्या माना? X। I को नीचे भेजा तो क्या VI बाई X बना। ये कांस्टेंट किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के। यानी यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? हाँ, क्या वैल्यू होनी चाहिए? पहले पढ़ा यार, तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, मिटा दूं? सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे कैसे इसको थोड़ी उतारना है। ये स्टेटमेंट अधूरा है, आगे लाइन ऐड करना बहुत ही जरूरी है, वरना उसको गलत है। कौन सी लाइन? उसने कहा कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूँ वैसे वैसे क्या बढ़ती है? करंट। लेकिन उसने नीचे एक कंडीशन रखी कि तुम जहां पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां की फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन जैसे वहां का टेम्परेचर, वहां का प्रेशर, अगर फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हुई तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। जैसे कि तुमने V और I का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी रूम में, तुमने बैटरी लगाई, क्या प्रोड्यूस हुई? करंट। तुमने ये एक्सपेरिमेंट उसी रूम के अंदर कितनी बार किया? 3 बार। अलग अलग वोल्ट की बैटरी लगाई और अलग अलग क्या प्रोड्यूस हुई? करंट। अब तुम ऐसे रूम में चले गए जहाँ क्या चलती, इसका वेरिएशन लेके आ गए, टेम्परेचर का, क्या फिजिकल कंडीशन चेंज होगी? अब इस बार जो V और I का रेशियो आ रहा था, क्लियर ना, यानी कि जितनी V देने पे जितनी करंट बढ़ रही थी उतनी नहीं बढ़ेगी। क्या चेंज हो जाएगा? अच्छा, क्लियर? इसके नीचे बस एक लाइन ऐड करनी है, इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब उस रूम की या जहां पे तुम ये चीज कर रहे हो वहां की फिजिकल कंडीशंस क्या नहीं हो, चेंज नहीं। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होगी, देखना तुमने जैसे इस एक्सपेरिमेंट को 5 बार किया, 2 बार तो तुमने कहीं पे किया जहां पे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर था, और आगे वाले एक्सपेरिमेंट किए तुमने एसी वाले रूम। क्या यहाँ भी था और आई, इसकी कुछ वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई और इसकी वैल्यू आई। जब तुमने इनका रेशियो लिया तो ये दोनों वैल्यू क्या थी? सेम। लेकिन जब तुम एसी वाले रूम में गए, वहां तुमने वही कंडक्टर है, वही बैटरी, सब कुछ वही है, वहां तुमने भी लगाया, क्या प्रोड्यूस हुई? आई। वापिस तुमने क्या लगाया? भी, क्या प्रोड्यूस हुई? आई। क्या यहाँ पे भी कुछ रेशियो आएगा? इन दोनों का सेम आएगा और इन दोनों का सेम, पर ये दोनों आपस में क्या क्या हो गए? अलग। वापिस फिजिकल कंडीशंस चेंज होने की वजह से तो होती रहती। तो जब हम लैब में इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और अभी ग्राफ बनाते हैं VI का, तो वैल्यू पॉइंट्स में चलती है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं कि 2 करते ही 4 आ गई। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि फिजिकल कंडीशन हमेशा चेंज होती रहती है। तो ग्राफ कभी भी, अच्छा अभी यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, इसका VI ग्राफ भी इंपोर्टेंट है। तो ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता। जब हम रीडिंग लिखते हैं V और I की, क्लियर, मैं अलग अलग पोटेंशियल की बैटरी लगा रहा हूँ लैब में और करंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कभी भी ये डायरेक्ट रिलेशन एग्जैक्ट फॉलो नहीं करे। क्यों? क्योंकि वहां कंडीशन क्या हो रही है? चेंज। प्रेशर, हवा का प्रेशर कभी ज्यादा लग गया तो उसने ऑब्जर्व की चीज, तो उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया कि फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। और फिजिकल कंडीशन एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी कांस्टेंट रह नहीं सकती। प्रेशर या तो हवा का बढ़ जाएगा, किसी न किसी का बढ़ जाएगा, टेम्परेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन आ जाएगा। तो बस ये स्टेटमेंट उस लाइन के बिना अधूरा है, उस लाइन का कोई यूज नहीं है। लेकिन ये V और I कभी भी इतना एग्जैक्ट फॉलो नहीं करते कि तुमने V को 2 किया। लेकिन यहाँ फिजिक्स में हम मानेंगे, जब हम ग्रेविटेशन करते पढ़ते हैं तो हम हवा के फ्रिक्शन को नहीं मानते। कहाँ मानते हैं? बॉल नीचे आ रही है तो हवा फ्रिक्शन लगा रही है उसको, हम नहीं मानते, उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज हम डायरेक्टली देखेंगे कि हाँ हो रहा है डबल, पर कभी भी डबल नहीं होता है एग्जैक्ट, क्योंकि फिजिकल कंडीशन कभी कांस्टेंट रह सकती है। इसमें एक लाइन ऐड कर ले बस आगे, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर के ऊपर उसने भी जब रिजल्ट देखा तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ रही और इसमें वेरिएशन आ रही।
एनवायरनमेंट का लेना देना तो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ रही थी, पॉइंट्स में आ रही थी, तो अब उसने लो दिया तो उसने यहाँ तो कह दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो डबल पे डबल होनी चाहिए, डबल नहीं हो रही तो उसने सेफ साइड में क्या ऐड कर दिया, रफली होगी डबल, 3.5 आ गई डबल, नहीं रफली नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ रफली नहीं, क्योंकि उसने नीचे लाइन ऐड कर दी तुम्हारी सेफ्टी के लिए, फिजिकल कंडीशन को सेम रखो, यहाँ रफली लिखना ही नहीं है, 101% कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्रेविटेशन में भी तो एयर के फ्रिक्शन को अवॉइड करता है, न्यूटन ने भी कहा था अवॉइड करो इसको, नहीं फिजिकल कंडीशन करके देखना, ये तो एक्सपेरिमेंट करेगा ना बिल्कुल, रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा और यहाँ इनका रेशियो डिपेंड बढ़ाने का तरीका, हेंस अरे ठीक है, proportional to the potential difference applied through the cans if all the physical conditions like pressure, temperature are kept constant। तो देखो भैया ओम ने क्या यही कहा था, V is directly proportional to I, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या बन गया फॉर्मूला, V equal to IR, where V is the potential difference, I is the current through the conductor and R is the resistance of conductor, current passing through conductor and R is the resistance of, अरे समझ में आया क्लियर, दिक्कत, हाँ अब सुनो, इसके 3 फॉर्मूले याद नहीं करने, बस मुंह पे तो एक ही फॉर्मूला रहेगा, V इक्वल टू आई आर, आर निकालना तो यूं नहीं 3 बना रहे हैं इसके सर, V इक्वल टू आई आर, फिर R बन जाएगा V बाई आई, और I के लिए बना देंगे V बाई आई आर, ऐसे ही बहुत फॉर्मूला आने वाले हैं। एक ध्यान रखें, V इक्वल टू आई आर, जब भी क्वेश्चन करें सबसे पहले इसको लिखें, फिर इसके डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर लें, नीचे जिसको कैलकुलेट करना है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, V इक्वल टू आई आर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में, ये तो इसका स्टेटमेंट था, थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, कहां लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, कंडक्टर के एंड्स पे, अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, ये लाइन ऐड करो, मैंने अभी तो देखो सुनना, क्या जैसे जैसे बी बढ़ रहा था वैसे वैसे आई बढ़ रहा था, हमने जनरल वैल्यूज मान ली, 2 2 4 4 6 6 8 10, ये मानने का इसलिए कि भाई ये बस इतना बता रहा है कि जैसे जैसे तुमने V बढ़ाया, V किसका आई किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो सर्किट में क्या बढ़ रही है, करंट, और क्या इनका रेशियो फिक्स आ रहा था, यानी V बाई आई क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल है, V इक्वल टू आई आर, इस आई को नीचे भेजो, क्या तार का आर फिक्स होता है, बिल्कुल क्लियर ना, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। आप देखें ध्यान से, अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ, क्लियर, किसका, V और I का, इधर लिया मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस और इधर लिया मैंने करंट I, क्लियर, पॉइंट्स मार्क कर लो जो उसमें थे, क्या 2 था, 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 2 पे क्या वैल्यू थी ना, 4 पे क्या वैल्यू थी, 6 पे क्या वैल्यू थी, 8 पे क्या वैल्यू थी, और 11 क्या वैल्यू थी, जब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ग्राफ कैसा स्ट्रेट लाइन, सीधा नेचर ध्यान रखना, व्हाट इज द नेचर ऑफ VI ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, क्लियर, व्हाट इज द नेचर ऑफ VI ग्राफ, सर परीक्षा में आ जाए तो कैसे ऐसे डिजिट शो करने का, नहीं सीधा क्या बनाएंगे, ये लिया, यहाँ लिखा V, यहाँ लिखा I और ये लाइन, ये बन गया VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन। पर इसमें अब कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वैल्यू दी हो तो फिर तो वैल्यू से ग्राफ बना सकते हैं ना, ग्राफ में वैल्यू यार नेचर पर, इससे न्यूमेरिकल है ग्राफ के, tan थीटा वैल्यू देख के आएंगे कल सभी, tan थीटा की 0, हाँ जो भी है ठीक है, चलिए जय हिंद।